इसमें बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं दे पाते हैं, नाम लिया तो सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, कमांड्स फॉलो नहीं करते हैं, वैराइटीज ऑफ सेंसरी इश्यूज उनमें देखे जाते हैं। बच्चे की एक कैपेसिटी है, उसके ऊपर हम कितना भी फोर्सफुली पोर नहीं कर सकते जी। ये करना। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल ऑटिज्म में, ADHD में डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हमें कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो डेफिनेटली हम कोई डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से, सारे पेरेंट के सजेशन, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से मिले। नमस्ते, मैं डॉक्टर बीना बन्ना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और जिंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी फील्ड है जो लोगों को डेली लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करती है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ऑटिज्म, ADHD, डाउन सिंड्रोम या किसी भी डेवलपमेंटल डिले से जूझ रहे हों। आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एक एक्सपर्ट जो बच्चों के डेवलपमेंट चैलेंजेस को समझने और उन्हें सपोर्ट करने में एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर स्नेहा ताले। आज हम जानेंगे कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करते हैं, कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं और कौन सी कॉमन मिथ या गलतफहमियां हैं इस फील्ड को लेकर। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें। स्वागत है मैम हमारे नई पॉडकास्ट में। और सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि ऑटिज्म है क्या, ADHD है क्या, डेवलपमेंट डिले है क्या। बच्चों में ये बहुत देखी जा रही है इन दिनों, तो ये सब में डिफरेंशिएट हम कैसे करें, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं दे पाते हैं, नाम लिया तो सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, कमांड्स फॉलो नहीं करते हैं, वैराइटीज ऑफ सेंसरी इश्यूज उनमें देखे जाते हैं, जैसे कि टच रिलेटेड इश्यूज है, तेज आवाज आई तो कानों को हाथ लगाना है, और प्रोप्रासेप्टिव इनपुट है, जैसे कि हमेशा सपोर्ट ढूंढते रहते हैं बच्चे। तो वैराइटीज ऑफ सेंसरी इश्यूज देखे जाते हैं और उनकी डेली लिविंग एक्टिविटी, सोशलाइजेशन, इनमें दिक्कत होती है। ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट यानी अटेंशन नहीं दे पाना, हाइपर एक्टिव यानी एक जगह पे बैठ नहीं पाना, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। और जब अगर बच्चा बैठेगा ही नहीं तो अटेंशन फोकस कैसे दे पाएगा। और डेवलपमेंटल डिले में वैराइटीज ऑफ डिलेज होते हैं, जैसे कि किसी में फिजिकल डिले होता है, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर डिले होता है, किसी में कॉग्निटिव डेवलपमेंटल डिले होता है, जैसे कि बच्चा चल सब टाइम पे कर लेता है, उसके मोटर माइलस्टोन्स एज अप्रोप्रिएट होते हैं, लेकिन उसका कलर पहचानना या फिर शेप्स पहचानना या ABCD रिकॉग्नाइज करना या पॉइंटिंग करना, ओवरऑल अलर्टनेस में कौन से एनवायरनमेंट में हो ये नहीं समझ पाना, इज द डेवलपमेंटल डिले। और इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, और मतलब हर का चेकलिस्ट अलग है? हाँ, इनका डायग्नोसिस जैसे कि देयर आर फ्यू टेस्ट, जैसे चेकलिस्ट होते हैं, जैसे कि काज है, M-चार्ट है ऑटिज्म के लिए, सेंसरी चेकलिस्ट है, सेंसरी प्रोफाइल चेक करना होता है बच्चों का, डेवलपमेंटल क्वेश्चन फाइंड आउट करना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन फाइंड आउट करना। तो वैराइटीज ऑफ टेस्ट होते हैं जिससे ये डायग्नोस होता है। जैसे भी ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन। वो आपको बताते हैं कि कौन सी टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद साइकोलॉजिस्ट फाउंड आउट करते हैं कि एग्जैक्ट इश्यूज क्या है, फिर वो रेकमेंड करते हैं कौन सी थेरेपीज नीडेड है। अगर हम बात करें तो ऑटिज्म ये आखिर होता क्यों है? अच्छा, ये बेसिकली हमारे सारे प्रोफेशनल्स के लिए एक चीज पिन पॉइंट करना बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। समटाइम्स ये जेनेटिक इश्यूज के वजह से भी कंसिडर किया जाता है, कई बार ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से भी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के वजह से, और जबकि लेस सोशल एक्सपोजर की वजह से
इसके वजह से देयर इज नो सिंगल कॉज कि इसके वजह से ऑटिज्म हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं आंसर। जैसे कि बच्चे में कुछ चीजें हो रही है और तो हम एज ए पेरेंट्स कैसे पहचाने, क्या साइन उसमें या क्या सिम्टम उसमें देखे हम, जिससे हम डायग्नोज कर सके और मुझे ये क्लिक हो कि कुछ तो है, कुछ तो है। गुड। बेसिकली जब बच्चा बढ़ता है, हाँ। बच्चा 3 महीने का होता है, 4 महीने, 6 महीने, तो एक डेवलपमेंटल मोटर माइलस्टोन्स पता होते हैं सबको कि भैया 3 महीने में गर्दन संभाल लेगा, फिर 6 महीने में बैठ जाएगा, फिर क्रोलिंग करेगा, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग अगेंस्ट साइड। ये 16 to 18 मंथ्स का जो स्पैन है जहाँ बच्चे सोशल होने लगते हैं, किसी ने हाय किया तो हाय करेंगे या उनकी तरफ देखेंगे, मम्मा ने आवाज दिया तो टर्न करेंगे। हाँ, राइट? तो ये सब चीजों में अगर कहीं पेरेंट को लगता है कि अरे हमने 10 बार आवाज दिया लेकिन उसका रिस्पॉन्स सिर्फ 2 या 3 टाइम्स है, ओके, बच्चा देख तो रहा है लेकिन मेंटेन नहीं कर रहा, इधर देख रहा उधर देख रहा, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है। कुछ सेंसरी जैसे कि मेसी चीजें, क्ले बच्चे खेलते हैं, मिट्टी के साथ खेलते हैं, इसको टच करना पसंद नहीं कर रहा है। इज देयर एनी टेक्टाइल इश्यूज? पर्टिकुलर टाइप्स के कपड़े पहनने का ये कर रहे हैं। फूड रिलेटेड चॉइसेस है कि सॉफ्ट फूड, मैश फूड ही खा रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स जब भी पेरेंट को थोड़ा भी इनमें ऐसा लगता है कि कहीं तो दूसरे बच्चों के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो जब भी ऐसे लगता है आप डेफिनेटली एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से मिले। अगर मन में ऐसा भी है कि शायद नहीं हो, कुछ भी इश्यूज नहीं हो, बट फिर भी आप एक बार मिल ले और अंडरस्टैंड कर ले कि सही में एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, और या हम जल्दी ही स्ट्रेस ले रहे हैं। बट जितना जल्दी ऑटिज्म के ओवर द प्रैक्टिस मैंने ये नोटिस किया है कि जितना जल्दी हम इन सब चीजों को आइडेंटिफाई कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो हम उसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। क्योंकि ग्रोइंग ब्रेन, राइट, 0 to 5 years एक ग्रोइंग ब्रेन, इसको हमें ट्रेन करना या मोल्ड करना, कुछ चीजें सिखाना इज मच मोर इजी देन अ डेवलप्ड ब्रेन आफ्टर 5 years। राइट एज क्या होता है अगर ऐसा कुछ आ जाता है सिम्टम, तो राइट एज क्या होता है कि हम जल्दी पहचान के उसको, मतलब जैसे दिखना शुरू हो जाता है? जैसे भी ये सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे वॉट एवर एज इट इज, आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लेके फाइंड आउट कर सकते हैं कि सही में दिक्कत है या थोड़ा सा डिले हम ले सकते हैं, राइट? और फिर हमें इमीडिएटली जितने लेट्स से 2 years to 18 months, मेरे पास कई बार बच्चे 18 months से भी आए हैं और इमीडिएट मतलब उनका रिकवरी पीरियड काफी फास्ट। हाँ, जैसे अभी 18 मंथ बोल रहे हैं और कोई को 3 और 5 ईयर में पता चलता है। यस यस। तो कई बार एक ऐड करना चाहूंगी, कई बार पेरेंट्स को ऐसा या ग्रैंड पेरेंट्स को ऐसा लगता है, ये मीथ है एक्चुअली, मेरा बच्चा तो 5 साल में बात बोला था, ओके, मेरे बच्चे ने ये सब डिले किया था बल्कि बाकी उसका सब ये है। यहाँ पे ना क्या हो जाता है, ये इसके वजह से हम ऑलरेडी डिले हो चुके होते हैं। और इट्स नॉट अबाउट जस्ट बात करना, इट्स अबाउट आई कांटेक्ट मेंटेनेंस, इट्स अबाउट बच्चों का कमांड्स फॉलो करना। कई बार स्कूल से अभी नाउअडेज कंप्लेंट आती है कि ये बच्चा बैठता नहीं एक जगह पे, ये मैम के इंस्ट्रक्शंस ही नहीं सुनता है। तब जाके पेरेंट को पता चलता है कि ये सब दिक्कतें थी। और हम थोड़ा सा शायद थोड़े दिन बात करने लगे, शायद थोड़े दिन, और इसमें टाइम नहीं, बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है कि टाइम इसमें लगाए। जैसे बहुत सारे लोग एग्जांपल देने लगते हैं फैमिली का कि उस बोला बहुत लेट से था, अरे कि कुछ नहीं चलता तो 2 साल में एक बच्चा चला था, हम जिसको जानते हैं, लेकिन वो सब आपके बच्चे में हो रहा है। बहुत सारी चीजें वो नोटिस करने की जरूरत हो जाती है सर। और एग्जैक्टली यहाँ पे ही आपने प्रोफेशनल्स की, जैसे कि हमें तबीयत खराब होती तो हम फिजिशियन के पास इमीडिएटली, तो देयर आर प्रोफेशनल्स हु टेक द प्रोफेशनल हेल्प, और प्रोफेशनल्स आपको यही गाइड करेंगे, नहीं जरूरत, इट्स ओके, ये हो जाएगा, इतना बस ध्यान रखे तो हम शायद फास्ट रिकवरी शो कर सकते। डेवलपमेंट डिले हर बच्चे का अलग अलग होता है या सेम चीज बच्चे का अलग होता है? हर बच्चे में कई में फिजिकल माइलस्टोन्स तो एज अप्रोप्रिएट होते हैं, लेकिन कॉग्निटिव डिले होता है। किसी में
कॉग्निटिव लेवल अच्छा होता है लेकिन फिजिकल डेवलपमेंटल डिले होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्रोलिंग स्किप कर देते हैं, एंड क्रोलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप क्रोलिंग, ये डेवलपमेंटल पार्ट, जैसे मैं जब कंसल्टेशन अटेंड करती हूँ तो मैक्सिमम बार मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि क्रोलिंग स्किप किया क्या, और पेरेंट्स का हाँ। क्रोलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। जब बच्चा क्रोल करता है तो उसका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन साइमल्टेनियसली वर्क होता है। तो अगर क्रोलिंग स्किप किया तो आगे चल के बहुत सारी चीज़ों में उनके दिक्कतें आती है। कभी कभी राइटिंग स्किल्स में डिफिकल्टी आती है, कोऑर्डिनेट करने में डिफिकल्टी आती है। तो ये माइलस्टोन्स हमने चेक करने चाहिए, और हर बच्चे में अलग अलग है। किसी में डेवलपमेंटल माइलस्टोन, किसी में कॉग्निटिव डिले। यहाँ पे जैसे आप क्रॉलिंग की बात करें तो मुझे एक ध्यान में आ रहा है कि अभी के टाइम में या पहले भी हम बच्चे को वॉकर दे देते हैं, बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। करेक्ट। तो जब वो फेज ही आता है कि बच्चा क्रॉल कर रहा है, हाथ पे प्रेशर लेना शुरू कर रहा है, पैर पे प्रेशर लेना शुरू कर रहा है, उसी टाइम हम वॉकर दे देते हैं। तो कहीं ये भी एक मिस हो रहा है क्रॉलिंग पार्ट वॉकर से। हाँ, बेसिकली जो वॉकर्स है, कई बार बच्चों का जो नी अलाइनमेंट है वो गलत पकड़ लेते हैं बच्चे। तो वॉकर जो पुराने जमाने में टी शेप था, हाँ, वो दैट इज रिकमेंडेड। हाँ, और अभी जो आते हैं सर्कल से, दैट इज रियली रिकमेंडेड। वो फैंसी जरूर है पर तो ये जो कंडीशन डेवलप जो होती है ऑटिज्म की और चाइल्ड डेवलपमेंट डिले की, ADHD की, ये लाइफ लॉन्ग बच्चे में रह जाती है। अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं और उसमें रिकवरी के चांसेस हो जाते हैं, तो क्या ये लाइफ लॉन्ग रह जाती है? बेसिकली ये कई केसेस में प्रोलॉन्ग होते हैं, कई केसेस में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आपका अर्ली इंटरवेंशन जितना जल्दी हम शुरू कर सकते हैं उतना बच्चों में फास्ट हमें रिजल्ट दिखता है। तो कई बार कुछ बच्चे की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। सीवियरिटी, फिर उसके बाद थेरेपी कब शुरू की, और बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, राइट। चाहे मैं उसको सुबह से शाम तक सेशन लूँ उसका, लेकिन बच्चे की एबिलिटी एक फिक्स रहेगी, हाँ, उतना ही मैं उसमें डाल सकूंगी। कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि मैम इसको डेली सेशन, बच्चे की एक कैपेसिटी है, उसके ऊपर हम कितना भी फोर्सफुली पोर नहीं कर सकते जी। तो कई केसेस में प्रोलॉन्ग होता है, कई केसेस में इमीडिएटली रिकवर हो जाते हैं बच्चे। और ये जब हम डायग्नोज करके जाते हैं तो ये रिकवरी का फेज क्या होता है? जैसे इसमें माइल्ड, सिवियर ये केसेस आते हैं, तो कैसे फेज चलते हैं इसके? माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर ऐसे इसमें डिवाइड होते हैं बच्चे। तो कई बच्चे रिकवर होके किसी बच्चे को 3 महीने लगते हैं, किसी बच्चे को 6 महीने लगते हैं, किसी बच्चे को 2 साल लग जाते हैं। और कई बच्चे नॉर्मल मेन स्ट्रीम में, जैसे मेरे कुछ बच्चे हैं, आज पेरेंट्स उनके वीडियोस भेजते हैं कि वो स्पीच दे रहे हैं, वो सारी चीजें मतलब ओवरकम कर लिया उन्होंने। बट डिपेंड करता कि उनकी अफेक्शन लेवल कितनी, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर। और अगर हम बात करें सीवियर की, तो उनकी रिकवरी हो पाती है अगर कंटिन्यूसली हम उस पर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो? हाँ, हो पाती है, लेकिन कई बार कुछ सेंसरी एस्पेक्ट्स जाते हैं फिर आते हैं, जाते हैं फिर आते हैं। तो वी हैव टू रेगुलरली इनटू दिस। जैसे कि जीने के लिए हमें न्यूट्रिशंस चाहिए, हाँ, वैसे ये सेंसरी डाइट चाहिए। सेंसरी डाइट हमें मिलता रहेगा तो जो भी उनकी नीड्स है, सेंसरी नीड्स, स्टिमुलेशंस सब मिलते रहेगी, तो उनका मेंटेन रहेगा। मेंटेनेंस थेरेपी हम कहते हैं। अच्छा, अभी के टाइम में अगर हम देखते हैं तो वर्चुअल ऑटिज्म सबके जबान पे होता है कि इसको कोई मोबाइल देखने से प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये क्या है वर्चुअल ऑटिज्म, आखिर कैसे डेवलप हुआ है और इसके प्रिवेंशन कैसे हम ले सकते हैं? ओके, वर्चुअल ऑटिज्म ये कंसेप्ट आया है, ये टर्म बेसिकली ये टर्म आया है पोस्ट कोविड।
पोस्ट पेंडेमिक। अभी एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मेरे पास कोविड के बाद के कुछ बच्चे आए और ये शूट हो गया पोस्ट पेंडेमिक ऑटिज्म। सीरियसली इट्स अलार्मिंग सिचुएशन फॉर एवरीवन। स्क्रीन टाइम बच्चा देख रहा है 2 घंटे से 4 घंटे हो गए, 4 घंटे से 8 घंटे हो गए, 8 से 10। देयर आर केसेस जिन्होंने पेरेंट्स ने मुझे बताया कि 10 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम। जी, फिर सोशल एक्सपोजर लेस, सोशलाइजेशन गए, नो कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, नो इन्वॉल्वमेंट विद अदर सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन डिले, नो आई कॉन्टैक्ट मेंटेनेंस। तो ये टर्म्स वहां से आया वर्चुअल ऑटिज्म। तो स्क्रीनिंग बेसिकली डेफिनेटली आपको स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्ड होनी चाहिए। आधा घंटा लगा रहे तो आधे घंटे के बाद बंद। जी, ओके। और एक्सपोजर जैसे कि प्ले पार्क, आजकल पेरेंट्स को कन्वीनियंट कई बार हो जाता है कि मैम सुन नहीं रहा है, मैम नहीं दे पा रहा, नहीं संभाल पा रहा, तो स्क्रीन इज द सॉल्यूशन हो जाता है उस केस में। तो इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? बुक रीडिंग दे सकते हैं या उनके फेवरेट टॉयज कहीं हम लेके जा सकते हो। इस तरीके से हम अगर स्केड्यूल स्ट्रक्चर्ड करें तो हमारे लिए सारी चीजें इजी हो जाएंगी बच्चों के लिए। वर्चुअल ऑटिज्म में एक चीज और देखा जाता है कि बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं उसके साथ। अगर हम, वो तो ऑटिज्म के साथ भी है, लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस में ये ज्यादा देखा गया है कि वो बच्चे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। Exactly. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट, बच्चा सिर्फ स्क्रीन देख रहा है, हाँ, तो वो स्क्रीन में जो देखा वो बोलने तो लगता है, लेकिन मम्मा पानी दो, हाँ, मम्मा यहाँ जाना है, ये नहीं कर पाते। लाइक कम्युनिकेशन है ही नहीं पेरेंट्स के साथ, तो फिर कैसे सीखेंगे बच्चे? ओके। तो वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि वर्बल पॉइंटिंग कम्युनिकेशन है, फिर वर्बल कम्युनिकेशन है। सबसे बच्चा पहले इन्वॉल्व हो रहा है, पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, पार्क में सोशलाइज कर रहा है। ये इन्वॉल्वमेंट, अगर उस दुनिया से बाहर निकलेंगे तो ये इन्वॉल्वमेंट होगा, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस आगे बढ़ेगा। तो मतलब कि जितना हम बात करें, मैं यही समझ पा रही हूँ कि जितना हम बात करें बच्चे से और उसको बुलाने की कोशिश करें तो वो बात निकल। हाँ, अभी इस चीज पे ऐड करना चाहूंगी मैं कि बच्चों के साथ खेलना मतलब क्या? इन्वॉल्व होना, गिव एंड टेक, माय टर्न, योर टर्न, राइट? इन्वॉल्वमेंट। नहीं तो कई बार देखा जाता है कि हम यहाँ पे फोन देख रहे हैं और बच्चे का आंसर हाँ हाँ, ये कई बार होता है। ये नहीं, बच्चे को बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके खेले, 1-on-1 खेले, इंटरैक्टिव खेले। आज स्कूल में क्या हुआ, आपने क्या किया, आज प्ले पार्क में कौन आपके फ्रेंड्स थे। दिस इज इम्पोर्टेंट और दिस इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन। ये सब जो चाइल्ड डेवलपमेंट डिले जो हो रही है, और तो उसमें ज्यादातर लोग ब्लेम कर लेते हैं खुद को कि पेरेंटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, या फिर आप बच्चे को मोबाइल ज्यादा दिखा दिए, या वैक्सीन भी अभी ऐड की जा रही है कि वैक्सीन में कुछ प्रॉब्लम होगा, या फिर आपने ज्यादा कुछ वैक्सीनेट कर दिया है, बच्चे ले नहीं पाए। ये भी एक स्टडी में पाई जा रही है। इसका क्या है? बेसिकली अगेन मैं यही कहूंगी, हम किसी एक चीज पे फोकस नहीं की वैक्सीनेशन के वजह से या पेरेंटिंग स्टाइल में, और पेरेंट्स अपने आप पे ब्लेम ना ले। सबसे इम्पोर्टेंट कि ब्लेम कि मेरे पेरेंटिंग की वजह से ऐसा हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको बस थोड़ा सा अवेयर होना है, ठीक है? सिचुएशन को अवेयर होना है, कैसे हम स्ट्रक्चर्ड रख सकते हैं बच्चों के लिए प्रोग्राम, वो देखना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में जो घर के ही मेंबर होते हैं या फिर और लोग होते हैं, ये बोलते हैं कि भाई तुमने बच्चा जब था, छोटा था, तब उसको नहीं अच्छे से ध्यान दिए होगे, तब जाके ऐसा हो रहा है। उसको ध्यान देना था, उसके साथ खेलना था। तो वो रोल क्या सही है पेरेंटिंग पे ब्लेम जो आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम ब्लेम गेम खेलते रहे तो हम बच्चे पे काम कैसे करेंगे? हाँ,
ये ऐसे सिचुएशन में अभी हमें डायग्नोस हो गया है, एक्सेप्टेंस ऑन प्रायोरिटी, हाँ, ये हो गया। हाँ, सेकंड, अभी क्या करना है, ठीक है, अभी करना क्या है, मतलब ये बच्चे में इशू है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे का वॉकिंग डिले है, हमें उसके ऊपर काम करना है, हाँ, आगे बढ़ना है, ये बच्चा लैकिंग है यहाँ पे, इसके ऊपर काम करो, ना कि ब्लेम ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं कई बार पेरेंट्स को बोलती हूँ, जैसे मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि मैम हमने गूगल किया ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ, तो मेरे सजेशन ये है कि आप ऑटिज्म मत पढ़ो, करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, आई कांटेक्ट डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें करूं, मैम आप मुझसे पूछो, मैम मैं क्या क्या करूं आई कांटेक्ट डेवलप करने के लिए। अभी सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाना है, अभी कम्युनिकेशन बढ़ाना है, मैं इसके लिए क्या क्या करूं। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस, मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप आगे काम क्या करना है, क्योंकि और हमें एक्सेप्टेंस मोर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड कंसिस्टेंसी। और सबसे ज्यादा केसेस होता है कि फैमिली मेंबर ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कई बार होता है, डेफिनेटली होता है कि इतना बड़ा, मेरे पास इतने बच्चे हैं कि जिनको मुझे एक्चुअली एक्सेप्टेंस के लिए उस पे काउंसलिंग करनी होती है। वो कैसे करती है आप, मुझे वो थोड़ा सा हमें टिप्स दे दें हमारे दर्शकों को। काउंसलिंग में पहले तो माँ जब आती है तो उनको रोना ही आता है, हाँ, कि मैम मुझसे क्या गलती हुई, मैंने सब ये किया। मैं उनको पहले शांत करती हूँ कि पहले रोल उनको उनका सुन लेती हूँ सब कुछ, कि कैसे उनको क्या लग रहा है। उसके बाद सबसे पहले तो मैं उनको बोलती हूँ कि अभी सिचुएशन ये है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ 15 गेस्ट आ गए हैं, टाइम पे आ गए हैं, अभी हमें कुछ ना कुछ तो करना है उनके लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन। इस केस में अपने आप को प्रिपेयर करो, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को के सुधारने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कंसिस्टेंसी कितना मेंटेन कर सकती हूँ, एनर्जी हमारी इसमें लगाइए, तो आप ट्रैक पे रहेंगे और बच्चे में भी हमें अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। और पेरेंट मोटिवेटेड रहेगा तो डेफिनेटली बच्चा अच्छा ग्रो करेगा। यहाँ पे पेरेंट्स का रोल मोर इम्पोर्टेंट होता है। वेरी वेरी कर लो, दुनिया की सुननी कर लो, और दूसरी चीज काम करो। हाँ, बच्चा कोई भी प्रोफेशनल के पास 45 मिनट से 1 आवर तक रहता है जी, रेस्ट ऑफ द टाइम वो घर पे रहता है। हाँ, न्यूट्रिशन मम्मी पापा को पता है कि भाई खाना खाने से मेरा बच्चा का डेवलपमेंट अच्छा होगा, वैसे ये सेंसरी डाइट ये हम देते रहेंगे तो बच्चा ग्रो अच्छे से होगा। काम क्या करना है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है। पेरेंट्स को बहुत काम करना है, हमारे साथ काम करना है हमको, हम अकेले नहीं कुछ कर सकते हैं। कोई भी प्रोफेशनल्स, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट। और कई बार ऐसा होता है कि हाइपर एक्टिव, जैसे बच्चा है हाइपर एक्टिव, एक जगह पे कांस्टेंट बैठ नहीं रहा है, उसको थोड़ा सा हाइपर एक्टिव बढ़ाने के लिए स्वीटनेस हमें नहीं देनी चाहिए। और दादा दादी या नाना नानी कोई आता है और उनको आइसक्रीम थेरेपी के लिए आते हैं, और आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम। अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगी कि लिमिट, कोई भी चीज की लिमिट अगर हम मेंटेन करेंगे तो। और हाइपर एक्टिविटीज में ये भी देखा गया है कि शुगर को एकदम कट करने के लिए सजेशन दी जाती है आप लोग की तरफ से, कि शुगर देना ही नहीं है, जिससे वो उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। करेक्ट। तो ये कई बार होता है कि कुछ नहीं होता, एक देने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये सही नहीं है। और इसमें हम आपको काउंसलिंग ही कर सकते हैं कि हम रेगुलरली, मैं पेरेंट्स से रेगुलरली बात करते हैं, तो रेगुलरली मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, मत दीजिए। पेरेंट्स का काउंसलिंग करना कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए? पेरेंट काउंसलिंग डेफिनेटली चैलेंजिंग है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं
हम अपने वे में बता पाते हैं, लेकिन कई बार वो कई एक्सेप्टेंस लेवल जहाँ आता है कि एक्सेप्ट नहीं करना होता, तो कई बार दिक्कत हो जाती है। फिर अदरवाइज अदर सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम में पेरेंट्स समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड हो जाते हैं। कई बार पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस ही नहीं होता है, तो उसमें दिक्कत आ जाती मतलब मुश्किल है वहां पे। हाँ, अगर मैं ऑफ इसका बोलूँ तो बच्चा संभालना इज मोर इजी देन पेरेंट काउंसलिंग। क्योंकि बच्चों को हम अच्छे से ट्रेन करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को समझाना, अंडरस्टैंड होना और उनका ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट। कई बार पेरेंट को ऐसा लगता है कि अरे मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, चेंज। फिर जाना है दूसरी जगह, चेंज। इसमें क्या होता है, इसमें नुकसान बच्चे का, ना मेरा ना पेरेंट्स का। इस केस में क्या होता है कि बच्चा एक जगह एक एनवायरमेंट में, फॉर एग्जांपल हमारे लिए भी एक कंफर्टेबल एनवायरमेंट है, शायद मैं आपको नेक्स्ट टाइम इस सिचुएशन में मिलूं तो मैं बहुत अच्छे से आपसे बात कर सकूं, या आप मुझसे मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए। एक थेरेपी सेंटर में बच्चा सेट हो रहा है, अच्छे रिजल्ट्स दिखने लग रहे हैं, और पेरेंट को कहीं तो कुछ लगता है, एंड देन चेंज दूसरे सेंटर जी, या दूसरे। बच्चे को समझने में आपको 5 साल लगे, तो प्रोफेशनल्स को भी थोड़ा टाइम लगे। ये हाँ, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका बहुत चीजें अपना रहता है, उसको चेंज करने में भी टाइम जाती है। इस कंडीशन के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, जैसे सेंसरी इश्यूज आती है और बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे डील किया जाता है? सेंसरी इश्यूज एक बहुत बड़ा चैप्टर है बेसिकली। ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत सारे सेंसरी इश्यूज है, जैसे कि हमारी नॉर्मल सेंसेस है, देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना। इसके अलावा ऑडिटरी, प्रोप्रासेप्टिव, टेक्टाइल, वेस्टिबुलर, ओरोमोटर इश्यूज होते हैं। तो टेक्टाइल में कई बार बच्चे दूसरे को टच नहीं करने देते हैं, अपनी चीजों को टच नहीं करने देते हैं, या किसी ने टच किया तो दे जस्ट रब, they are not comfortable to the external environment, any touch। और कपड़े रिलेटेड प्रॉब्लम, कई बार सॉक्स नहीं पहनेंगे, किसी पर्टिकुलर चीज को टच नहीं करेंगे। ये ओवर रिस्पॉन्सिव हो गया। अंडर रिस्पॉन्सिव में बच्चे अवॉइड करते हैं टच, या सीख करते, जैसे कई केसेस में बच्चे सीख करते हैं टच, बार बार वॉल के ऊपर हाथ घुमाएंगे या किसी चीज को रिपीटेटिव टच करते रहेंगे, दैट इज सीकिंग। ओके, तो टेक्टाइल सीकिंग एंड टेक्टाइल अवॉइडिंग, ऐसे 2 पोर्शन होते हैं। फिर ऑडिटरी होते हैं, कई बार बच्चे जोर का आवाज सुनना, आवाज आया तो कानों पे हाथ लगाएगी, या फिर हमिंग साउंड करते हैं तो स्टिमुलेट देयर सेंसरी नीड्स। ओके। फिर प्रोप्रासेप्टिव, जैसे कि हर बार वॉल के ऊपर लीन करके बैठेंगे या जंपिंग करते रहेंगे कई बार, क्योंकि वो उनको स्टिमुलेट करते रहता है। ये सारे मूवमेंट्स हमें देखने के लिए ऐसा लगता है कि ये, और कई बार ये छोटे छोटे सेंसरी इश्यूज हम अडल्ट्स में भी देखे जाते हैं, जैसे कि हम एंजाइटी होती है तो हम फिंगर्स के साथ ये करते हैं, लेग्स हिलाते रहते हैं। तो ये जब एक्सट्रीम बढ़ता ही जाता है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि अभी बड़ों में आपने बताया कि नोटिस कुछ चीजें करते हैं, मैंने बहुत सारे बड़ों में भी ADHD के थोड़े सिम्टम्स देखे हैं, जो अपने वर्क प्लेस में बहुत आगे है, बहुत है, लेकिन वो डेफिनेटली रिपीटेटिव कुछ करते रहते हैं। जैसे रिमोट पकड़ा है तो टिक 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 पैर हिलाते रहना है, या फिंगर्स नॉट करते रहते हैं, कुछ। और इवन वो स्ट्रेस में नहीं है, वो आराम से बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो वो चीज आज हम करेक्ट, आज हम समझ रहे हैं, लेकिन वो चीज चलती आ रही है, बहुत सारे लोगों में है। आप कुछ बोल रहे थे? ये स्टिमुलेटरी, खुद को स्टिमुलेट करना, खुद को सूद करना। तो वैसे बच्चे अपने आप को सूद करने के लिए ये सारे हैंड फ्लैपिंग करते हैं। जब बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस फ्लैपिंग से करते हैं, स्पिनिंग से करते हैं।
ओरोमोटर इश्यूज होते हैं बच्चों में, जैसे कि सारे फूड एक्सेप्ट नहीं करते हो, सॉफ्ट स्मैश फूड ही मैश फूड ही करेंगे यूज, क्रंची चीजें नहीं खाएंगे, ब्रशिंग नहीं करने देंगे। तो ऐसे वैराइटीज ऑफ सेंसरी इश्यूज ऑटिस्टिक बच्चों में दिखते हैं। ये जो मैश करके फूड जो खाते हैं वो लोग जैसे पेस्ट के फॉर्म में ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो उससे क्या मतलब इंटरनल कुछ प्रॉब्लम उनको फील होती है, वो क्या है? क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों में ये भी नोटिस किया है कि वो फेल कर लेते हैं, मतलब बस स्वेलो करते हैं। हाँ, स्वेलो करते हैं। कई बच्चों में, हमारे यहाँ बच्चों में चिविंग नहीं होता है, स्किप कर देते हैं। हाँ, आइडियली जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, हमने उनको छोटी छोटी बाइट्स देना वो शुरू कर देना चाहिए। दो उनको दांत नहीं है लेकिन वो गम से चिव करते हैं, गम मसाल से। ओके। तो और कई बार बच्चों में ओरल सेंसरी इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से वो सारे टेक्सचर्स एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए डायरेक्टली गल्प चिविंग। तो हम उसके लिए वैराइटीज ऑफ ओरोमोटर एक्सरसाइजेस देते हैं, चिवी ट्यूब देते हैं, जिससे बच्चे का चिविंग डेवलप। हाइपर एक्टिव बच्चों को ज्यादातर कहा जाता है कि वो एक जगह बैठते नहीं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि क्लासरूम में भी वो राउंड राउंड घूमते रहते हैं। तो शुरुआती दौर में तो पेरेंट्स या टीचर भी समझते हैं नॉटी है, लेकिन हम कब जाके समझे कि ये नॉटीपन नहीं है, ये बदमाशी नहीं कर रहा है बच्चा, कुछ साइन दिखा रहा है, वो क्या कैसे समझे? हाइपर एक्टिव यानी सबसे पहले तो बहुत एक्टिव, ज्यादा एक्टिव, जरूरत से ज्यादा एक्टिव। अभी ये नॉटीनेस थोड़े टाइम के लिए थी कि एक ड्यूरेशन के लिए करेगा, उसके बाद बच्चा फुल टाइम नॉटी नहीं हो सकता। हाँ। तो हाइपर एक्टिविटी में बेसिकली बच्चे की बॉडी उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही है सिटिंग करने के लिए, उसका प्रोप्रासेप्टिव इनपुट कम, उसके जॉइंट कंप्रेशन, उसको जॉइंट कंप्रेशन देके हम उसको सिटिंग टॉलरेंस उसका इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब हाइपर एक्टिव कंटिन्यूअसली रनिंग, बच्चा ध्यान ना देना, अटेंशन फोकस, ये दिखाई ही देता है कि बच्चा एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। कंटिन्यूअस उसको मूवमेंट चाहिए, कंटिन्यूअसली मूवमेंट सीख कर रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है, कमांड्स फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो इसके में अलार्मिंग है कि आपने ध्यान देना चाहिए। तो ये जो भी है, ये बच्चे ज्यादातर स्कूल में सिम्टम्स फेस करते हैं। जैसे पेरेंट्स तो बच्चे से बढ़ता जाता है तब समझते हैं कि कुछ मतलब नहीं, इग्नोर भी कर देते हैं चीजों को, लेकिन स्कूल में वहाँ पे टीचर देख पाते हैं कि ये डिफरेंट है। तो टीचर कब कैसे अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम है या फिर ऐसा कुछ है क्या टीचर्स के? हाँ, इस बात में बोलना चाहूंगी कि अभी बेसिकली टीचर्स काफी अवेयर हो चुके हैं। मतलब मेरे पास कुछ बच्चे अभी कोई स्कूल से आ रहे हैं कि टीचर ने आइडेंटिफाई किया कि सब कुछ अच्छा है लेकिन उसका पिंसर ग्रिप जो है पेंसिल पकड़ने की वो ठीक नहीं है, थोड़े से बिहेवियर चैलेंजेस है और थोड़ा सा क्लमजी लगता है। ऐसा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने रेफर किया और बच्चे का 18 to 20 सेशन में उसकी सारी चीजें पे वर्क हो गया और हम उसको उसकी जो लैकिंग थी उससे बाहर निकाल दिया। तो टीचर काफी अभी अवेयर हो रही है, धीरे धीरे उनको में समझ में आ रहा है कि दिस किड इज डिफरेंट, कि बच्चा कमांड्स नहीं फॉलो कर रहा है, एक जगह पे बैठ नहीं रहा है, टीचर क्या समझाने की कोशिश कर रही है वो समझ नहीं रहा है। तो they are taking help from the professionals nowadays ऐसे। और सारे टीचर्स ने या अपने जैसे कि पेडियाट्रिशियन है, बच्चा वैक्सीनेशन के लिए जाता है 1 साल से, एक छोटा सा क्वेश्चन कि हाय बेटा हाउ आर यू, बच्चे ने देखा, बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया, टेडी कहाँ है, पॉइंटिंग किया, या वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कर रहा है। ये छोटा सा आइडेंटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स अगर ध्यान में रखे तो हम इजीली हम थोड़े से बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि पेडियाट्रिशियन का भी बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस में होता है कि हम बिलीव करते हैं
वो डॉक्टर है, अगर मेरे बच्चे में कुछ कमियां हैं या कुछ ऐसा साइन दिख रहा है तो मुझे वो हेल्प कर सकते हैं। और हम उस चीज़ से अवेयर ही नहीं रहते कि ऑटिज्म में या फिर कुछ ऐसे चाइल्ड डेवलपमेंट डिले में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है मेरा बच्चा। लेकिन आजकल के बहुत सारे पेडियाट्रिशियन तो उस चीज़ को मेंशन करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं। और हम बिलीव करते रहते हैं कि वो तो चेक कर रहे हैं ना, सब कुछ अच्छा बोल रहे हैं, सब अच्छा बोल रहे हैं। बोलते हैं कि क्या ही हो अभी इतना फास्ट करा के क्या कर लोगे, चांद पे चढ़ाना भी नहीं है, अभी आराम आराम से बच्चे को तो वो चीज के लिए मैं बहुत सारे पेडियाट्रिशियन का भी समझ पाई हूँ कि वो लैकिंग है, मतलब वो नहीं समझा पाते। ऐसे केसेस में उन्होंने डेफिनेटली डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन की हेल्प लेनी चाहिए। हाँ राइट, लेकिन वही समझ नहीं आता। अगर लग रहा है थोड़ा सा भी डाउट, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि वो बच्चा पॉइंट कर रहा है क्या, आपने आवाज दी तो सुन रहा है क्या, मतलब मेरे पास कहीं पेडियाट्रिशियन नहीं भेजे हुए बच्चे कि मैम ये मुझे कहीं तो डिफिकल्टी लग रही है, आप एक बार ये करिए। तो अगर ऐसे जगह पे हम अर्ली इंटरवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना मैंने पहले भी आपको बोला है कि जैसे कि हम जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी हमें रिजल्ट्स अच्छे। तो इस चीज के लिए हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स को अवेयर बहुत रहना होगा। पेरेंट्स को अवेयर रहना है, पीडियाट्रिशियंस को थोड़ा सा अगर थोड़ा सा वो जब भी वैक्सीनेशन के लिए एक 5-10 मिनट्स की चेकलिस्ट जैसे कि चेक कर लिया, ये चीज़ें आई नो उनका स्केड्यूल भी काफ़ी बिजी रहता है, एक छोटी चीज़ों से शायद हम इस चीज़ों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो स्पीच डिले की बात होती है तो वो डिले सिर्फ बोलने के तौर पे है या उसके साथ साथ मूवमेंट या सोशल इंटरेक्शन में भी डिले देखी जाती है? डेफिनेटली, जैसे कि स्पीच डिले। स्पीच डिले मतलब सिर्फ कुछ शब्द बोल नहीं पाना या तोतलापन, ठीक है, लेकिन ये एसोसिएटेड है अगर आई कांटेक्ट ही मेंटेन नहीं कर रहा है बच्चा, एक जगह पे बैठ ही नहीं रहा है बच्चा, फोकस उसका नहीं है, अटेंशन नहीं है, तो कम्युनिकेशन तो आएगा ही नहीं। मे बी इधर उधर से सुन के बच्चे कम्युनिकेट बोलना शुरू कर दे, एक कोई वोकैबुलरी डेवलप कर ले, बॉल बैट, बट ये बैट है, ये बॉल है, मम्मा पानी दो, दिस इज कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिंग ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेसिंग नीड्स, ये स्पीच का पोर्शन है। तो ये स्पीच डिले ही नहीं होता है, सोशल इंटरेक्शन में भी डिले होता है कि जैसे कि बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलना ही पसंद नहीं करते। खेलना पसंद नहीं करना इज डिफरेंट थिंग, और इंटरैक्टिव प्ले बिल्कुल भी नहीं, गिव एंड टेक, माय टर्न, योर टर्न। तो इसमें सोशलाइजेशन भी होता है और लैंग्वेज डिले भी होता है। कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कम्युनिकेशन करना एंड वर्ड्स वोकैबुलरी रखना, ये डेफिनेटली अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिले। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसमें रोल क्या होता है आपका? ऑक्यूपेशनल में सबसे वर्ड ऑक्यूपेशन, बच्चे का ऑक्यूपेशन क्या है? प्ले, सेल्फ केयर, एजुकेशनल पार्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपी राइट फ्रॉम कॉग्निटिव से लेके फिजिकल डेवलपमेंट से लेके उनके सेंसरी इश्यूज से लेके एडीएल स्किल से डेली लिविंग एक्टिविटीज में जहाँ पे भी उनको इंडिपेंडेंसी ये करना, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल ऑटिज्म में, एडीएचडी में, डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेंसरी इश्यूज कवर करने हैं, बच्चे को बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, बच्चे का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, सेंसरी चैलेंजेस है, फॉर एग्जांपल ईटिंग, उसको स्पून से फीड ईटिंग करना नहीं आ रहा है, पेपर टीयरिंग नहीं आ रही या पेंसिल होल्डिंग नहीं आ रही, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फिजिकल डेवलपमेंट, सेंसरी इश्यूज, एक्टिविटीज ऑफ रीडिंग, ये सारे ओवरऑल चीज़ों पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का ओवरऑल रोल है। ऐसे हम एक जगह पे स्टिक नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ओके, तो जैसे कि आप बोल रहे हैं बहुत सारे इस मापदंड है जो कि आप फॉलो करते हैं, तो जैसे
सेंसरी इश्यूज का जो होता है प्रॉब्लम, वो कैसे हैंडल होता है? बहुत सारे बच्चों को पेंसिल ही होल्ड करने नहीं आता। मैं एक एग्जांपल को डील करना यहाँ चाहूंगी कि पेंसिल पकड़ना बहुत मुश्किल का काम होने लगता है, तो वो कैसे आपको सॉल्व जैसे कि ये ग्रिप स्ट्रेंथ बोल सकते हैं हम, हाँ, या पिंसर ग्रास्प हम बोलते हैं। ग्रॉस तो पकड़ लेता है बच्चा, जब व्हेन इट कम्स टू फाइन मोटर इट्स डिफिकल्टी। तो बच्चे को हम वैराइटीज ऑफ एक्टिविटीज से पहले हम स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। मल्टीपल चीजें, जैसे फाइन मोटर स्किल, कॉइन बॉक्स है, मल्टीपल और चीजें हैं जिससे बच्चों का फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव किया जाता है। और फिर उनके राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेस में राइट करना है, पहले ट्रेसिंग करना है, डॉट जॉइनिंग है, तो प्री राइटिंग स्किल्स। सो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, right from fine motor skill to writing to spacing to maintaining the space. बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि दोनों हाथ से ही शुरू करते हैं। जब शुरुआती के दौर होती है तो दोनों हाथ से लिखना, पकड़ना, खाना शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे लेफ्ट हैंडी होते हैं, वो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को उतना फोकस नहीं करते। एज ए पेरेंट्स हम उनको फोर्स करते हैं कि राइट हैंड से ही आपको करना है हर चीज, खाना है राइट हैंड से, पेंसिल पकड़ना है राइट हैंड से, पहला हाथ उठे तो राइट हैंड उठना चाहिए। तो ये हम उनको फोर्स करके लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैंने भी किया है। तो ये कहाँ तक सही है? क्या हमें बच्चों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, बेसिकली हमारे पास जब बच्चा आता है तो हम सबसे पहले पूछते हैं बच्चे को कि हैंड डोमिनेंस क्या है बच्चे का। पेरेंट्स कई बार बोलते हैं राइट है मैम, लेफ्ट है, या बोथ हैंड्स यूज करता है। तो आइडियली एक हैंड डोमिनेंट होता है, किसी में लेफ्ट होता है। अडल्ट्स भी आपने देखे होंगे लेफ्ट हैंड से, और वो काफी प्रिसाइजली और अच्छे से, बहुत सारे लोग लेफ्ट हैंड से अच्छे से राइट करते हैं, एंड दैट्स कंफर्ट, राइट। तो बच्चे को चेंज करना, अगर वो कर रहा है लेफ्ट से, अगर वो लिख पा रहा है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो क्यों चेंज करना, राइट। तो पेरेंट्स ने फोर्सफुली नहीं राइट ही करना चाहिए, नहीं लेफ्ट ही करना चाहिए। और हम एक्टिविटीज ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हम सेंटर में आने के बाद बच्चे को हर एक चीज कराते हैं, बॉटल ओपनिंग है, तो कई बार आपने देखा होगा जो लेफ्ट हैंड अडल्ट है वो प्रेफर करते हैं लेफ्ट हैंड से, बिकॉज दैट कम्फर्ट्स। तो यही बच्चों में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा उसका हैंड डोमिनेंट है, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, बट कीप वन, डोंट कंफ्यूज। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उससे, तो हमें उसको वैसे जो डोमिनेंट है लेफ्ट है, तो अगर राइटिंग अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छे से कर पा रहा है, तो व्हाई यू वांट टू शिफ्ट टू राइट। आप बहुत अच्छे से ये डाउट क्लियर कर दिया। बहुत सारे पेरेंट्स का होता है कि किस मतलब राइट पे ज्यादा हम शिफ्ट कर देते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे से डाउट क्लियर कर दिया है हमें। बहुत सारे पेरेंट्स को अब तो समझ में आ गया होगा कि क्लियरली जो बच्चा यूज कर रहा है हाथ, उसको उसी पे छोड़ दे, कंफ्यूज ना कर। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ओटी सेशन होती है, उसमें क्या क्या किया जाता है? 45 मिनट्स का सेशन, 45 मिनट्स टू 1 आवर का सेशन हम प्लान करते हैं एक बच्चे के लिए। हर एक बच्चा इंडिविजुअल अपनी अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स, हर बच्चे में अलग अलग इश्यूज अलग हैं। तो फर्स्ट 10 मिनट्स हम उसकी एनर्जी चैनलाइजेशन के लिए फिजिकल एक्टिविटीज लेते हैं, जिसमें ट्रैम्पोलिन जंप होता है, स्विंग एक्सरसाइजेज होते हैं, बॉल एक्सरसाइजेज होते हैं, सीक्वेंस फॉलोइंग होता है, एनिमल वॉक्स होते हैं। तो फर्स्ट 10 मिनट्स हम एनर्जी चैनलाइजेशन करते हैं बच्चे का। तो हमें जो नेक्स्ट सेशन है, फॉर एग्जांपल बच्चे के आई कांटेक्ट पे काम करना है, बच्चे के सिटिंग टॉलरेंस पे काम करना है, कमांड्स फॉलोइंग पे, पेशेंस, अटेंशन, वेटिंग, ये हमें हेल्प होता है एनर्जी में। वो 10 मिनट्स के बाद हम बच्चों को 1-on-1 थेरेपिस्ट लेते हैं, और उनके जो भी इश्यूज है, फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव डिले है या फिजिकल मोटर माइलस्टोन्स डिले है, इस चीज़ पे काम करते हैं। और एंड का कुछ टाइम हम एडीएल स्किल्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा खुद से खा नहीं पा रहा है, अपने कपड़े नहीं पहन पा रहा है, तो उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में कहाँ हम उसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। और अगर एडीएल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है तो हम राइटिंग स्किल्स लेते हैं। राइटिंग में ग्रिपिंग आ गया, राइटिंग कैसी है उसकी, विद इन अ लाइन लिख रहा है क्या, he is able to hold the pencil properly, whether he can write or within the space, इन सब चीज़ों पे ऐसा वो ओटी सेशन प्लान।
ऑटिज्म के केस में सेंसरी इंटेलिजेंस कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है? ऑटिज्म में सेंसरी इंटीग्रेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल, बहुत मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने जाऊँ तो जैसे कि खाना खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता और हमारी ग्रो होती, वैसे बच्चों को सेंसरी डाइट, रेगुलर बॉल एक्सरसाइज, जॉइंट कंप्रेशन मिलते रहेगा तो उनकी बॉडी स्टेबल, सेंसरी टेक्सचर्स मिलते रहेंगे तो उनकी बॉडी सेटल होगी। तो सेंसरी डाइट, हम हमारे टर्म्स में उसको डाइट कहते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है सेंसरी इंटीग्रेशन। ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनके बिहेवियर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे इश्यूज पेरेंट्स फेस करते रहते हैं। तो ये सब को ओवरकम करने के लिए एज ए हम पेरेंट्स समझना चाहें तो फिर कैसे कैसे काम किया जाता है उस पर? बच्चों में बिहेवियर चैलेंजेस पहले तो हमें आइडेंटिफाई करनी है कि ये सेंसरी बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कुछ सेंसरी इनपुट चाहिए और वो सेंसरी नीड के वजह से बच्चा बिहेवियर दिखा रहा है, अग्रेशन दिखा रहा है, ये एक चीज हो गई। आइडेंटिफाई करना कि क्या ये दरवाजे का साउंड मेरे बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है, क्या ये कुकर की सीटी मेरे बच्चे को डिस्टर्ब कर रही है। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिगर, बिहेवियर जो ट्रिगर होता है, ये वैरायटीज ऑफ चीजों से होता है। जैसे कि बच्चे नॉन कम्युनिकेटिव है, उनका मोड बन जाता है मैं रोऊंगा तो मुझे चीजें मिलेंगी। जी बिल्कुल। और कई बार पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं कि अच्छा रो रहा है क्या, दे दो, रो रहा है क्या, दे दो, बट ये सही नहीं। अगर हमने उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन यही रख दिया कि रोने से मिल रहा है तो नेक्स्ट टाइम बच्चा विल यूज द सेम थिंग टू गेट द थिंग्स डन। तो ये बिहेवियर चैलेंजेस हर पेरेंट्स को टैकल करते आना चाहिए कि बच्चा जिद कर रहा है लेकिन उसको डाइवर्ट कैसे हम करें, कौन से टेक्निक्स यूज करें। अगर वो अच्छा है, बिहेवियर कर रहा है तो उसको टोकन इकोनॉमी कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं कि अप्रिसिएशन। और हर बार अप्रिसिएशन चॉकलेट नहीं होता है। हाँ। ये समझना चाहिए कि एक फेवरेट टॉय, एक बाइक की राइड, ये अप्रिसिएशन बच्चों को तो हम बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। तो कई बार बच्चे बहुत, अभी देखा जा रहा है कि अग्रेसिव हो जाते हैं, हार्मफुल बिहेवियर हो जाता है उनका। ऐसे सिचुएशन में कई बार वो सेंसरी रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, कई बार उनको डिप्रेशन चाहिए होता है, वो सीख करने के लिए पुश करने लगते हैं या हिट करते हैं। सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि बिहेवियर किस चीज से ट्रिगर हो रहा है और उसको कैसे सॉल्व करें। और बहुत सारे पेरेंट्स भी इस सब चैलेंजेस को फेस करते करते इतने परेशान और डिप्रेस हो जाते हैं कि कब ये ठीक होगा। तो इसमें जो पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है वो भी आप अपने सेंटर में देखते हैं? हाँ, डेफिनेटली। पेरेंट्स को मोटिवेटेड रखना, उनकी काउंसलिंग करना, ये भी एक थेरेपी का पार्ट है। अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे तो वो अपने बच्चे को 100% दे पाते। और डेफिनेटली एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए कि मैम मैं इतना ये थेरेपी वो थेरेपी करा रही हूँ, लेकिन बच्चे में कई बार चेंजेस ऐसे फास्ट नहीं दिखते। ओके, इट टेक्स टाइम। तो पेशेंस, सबसे पहले हमें पेशेंस रखना है बच्चे के साथ। हम पेशेंस रखेंगे तो ही हम अच्छे से काम कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी, एक्सेप्टेंस एंड पेशेंस इज द की। तो डेफिनेटली हर पेरेंट के लाइफ में ब्रेकडाउन फेज आता है, लेकिन उसको हम अपलिफ्ट करके आगे कैसे बढ़े। जैसे बहुत बार पेरेंट्स आते हैं, माँ आती है रोती है कि मैम ऐसे, तब मैं उनको काउंसिल करती हूँ कि आप यहाँ तक पहुंच गए, अभी थोड़ा ही डिस्टेंस पार करना है। तो थोड़ा सा आपको विल पावर अच्छा लगेगा। ये जो थेरेपी प्लान जो बनाई जाती है हर बच्चे के लिए अलग अलग कस्टमाइज की जाती है या फिर कैसे की जाती है? हाँ, हर बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज प्लान होता है, जिसको जैसी नीड है उस एरियाज को फोकस किया जाता है। हर बच्चे का प्लान डिफरेंट होता है। जैसे कि जब हम थेरेपी लेते हैं तो बहुत कम टाइम के लिए ही थेरेपिस्ट के पास बच्चे होते हैं, अधिकतर टाइम तो पेरेंट्स के पास होते हैं।
तो ऐसा कुछ एक्टिविटीज जो बच्चे के बिहेवियर में चेंज किया जा सकते, उसके स्किल्स पे चेंज किया जा सके, कि वो घर पे आके मम्मा पेरेंट्स उनको करा सके, तो वो कौन कौन सा होगा जो आप सबसे ज्यादा रेकमेंड करती हैं कि ये आपको घर पे करना ही करना है, तो वो क्या हो सकता है? यस, डेफिनेटली पेरेंट्स को होम प्रोग्राम दिया जाता है, और जितना वो सपोर्ट करेंगे हमको होम प्रोग्राम में लेकर, वो हमें आगे नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ने के लिए मदद होगा। और डेफिनेटली इट्स अ टीम वर्क। होम प्रोटोकॉल में बॉल एक्सरसाइजेज है, स्विंग एक्सरसाइजेज है, कॉग्निटिव स्किल्स एक्टिविटीज है, फिर ब्लैंकेट रैप हम बताते हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए एक्टिविटीज बताते हैं। वैरायटीज ऑफ एक्टिविटीज का प्लान पेरेंट्स को दिया जाता है, और वो अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमें प्रोसेस को स्पीड अप करने में हेल्प होती है। तो वही एक्टिविटीज क्या होगी जो घर पे आके करना ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट? देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज, जैसे कि बॉल एक्सरसाइज में कंपलसरी सारे पेरेंट्स को बताती हूँ, जिम बॉल एक्सरसाइजेस। अच्छा, जिम बॉल एक्सरसाइजेज है, कुछ सेंसरी प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, वो हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। हाँ, किसी बच्चे को टेक्टाइल नीड है तो हम उसको वेराइटीज ऑफ टेक्सचर्स के लिए बताते हैं। किसी बच्चे के फाइन मोटर पे काम करे तो फाइन मोटर रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे कि क्ले प्ले है, क्लॉथ क्लिप प्रेसिंग है, और डेवलपमेंटल डिले है तो उनके वो माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल सिटिंग टू स्टैंडिंग कैसे, स्क्वाटिंग टू स्टैंडिंग कैसे, विदाउट सपोर्ट वॉकिंग कैसे, ये सारी एक्सरसाइजेस उनको एक्सप्लेन की जाती है। होम प्रोग्राम में हर बच्चे के लिए अलग अलग प्लान्स दिया जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने ये भी देखा है कि वो ये बोलते हैं कि ये क्यों एक्टिविटीज हो रही है, उससे क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों कराया जा रहा है, क्यों बच्चे वही चीज कर रहे हैं। तो वहां पे वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि क्यों करना है ये चीज, तो उसको कैसे आप डील करते हैं? हाँ, कई बार मैम ये रिपीटेडली मैं यही करा रही हूँ। मैं तो बोल देती हूँ कि बॉल एक्सरसाइज जब तक मैं मना नहीं करूँ तब तक आपको लेनी है, क्योंकि इट इज दैट इम्पोर्टेंट। कई बार पेरेंट भी कितने टाइम से हम बॉल एक्सरसाइज ही करा, हाँ, बट इट गिव्स अ सेंसरी रेगुलेशन टू द बॉडी, किड्स बॉडी, राइट। तो हमें ये कंटिन्यू करते रहना है, रेपिटेटिव करते रहना है। चेंज करो आप एक्टिविटी को, चेंज, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ वेज है कि हम एक एक्टिविटी को वैराइटीज ऑफ वे, बच्चे को ब्रेन को हम मोल्ड कर, हाँ, तो हमें उसको रेपिटेटिव चीजें रिपीटेड कराना पड़ेगा एक्टिविटी, ताकि उसको फिक्स हो जाए ये ऐसा करना है। कई बार बच्चे फर्स्ट सेशन मैम मैं ये करा रही हूँ लेकिन बच्चा इधर उधर देख रहा है, हाँ, वो देख ही नहीं रहा है, इसीलिए हमें रोज लेनी है एक्सरसाइज, जी, राइट। तो हम एक दिन अचीव करेंगे कि बच्चा देख के करेगा। मैं हर मदर को बेसिकली एक्टिविटी देती हूँ, शाम का कोई भी एक टाइम आप बच्चे के साथ इंडिविजुअली बैठे, सब देखे एक दूसरे को, आई कांटेक्ट डेवलप करने की कोशिश करें, या कोई सिंपल सी एक्टिविटी प्लान करे जिसमें आप दोनों का इंटरेक्शन हो। तो बच्चे को समझेगा कि इंटरेक्ट करना है, मेरा टर्न नहीं है तो मुझे वेट करना है, फिर ये चीज यहाँ पे ऐसी प्लेस करनी है। तो ये होम प्रोग्राम में मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ सारे पेरेंट्स को कि 1-on-1 विदाउट एनी डिस्टर्बेंस डेली एक मदर एंड चाइल्ड का भी सेशन होना चाहिए, फादर एंड चाइल्ड का भी सेशन होना चाहिए, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, बात निकाल। अभी के टाइम में ऑटिज्म और ये सब के लिए थेरेपी भी हम ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन थेरेपी दे रही है। तो वर्चुअल थेरेपी क्या सेंटर थेरेपी से जो फिजिकल थेरेपी जो दी जाती है वहां से बेहतर है, या फिर वो वर्क कर रही है? जैसे कि हाँ, कई बार कई केसेस में ऑनलाइन थेरेपी भी वर्कआउट होती है। जैसे कि कोविड में बच्चे सेंटर नहीं जा पाते थे, तो उस टाइम पे ऑनलाइन थेरेपी लेना, कुछ नहीं होने से कुछ तो हो रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन रिकमेंडेड है फिजिकल सेंटर में थेरेपी लेना, क्योंकि बच्चों के साथ
एक रैपो बिल्ड होता है थेरेपिस्ट का, इंटरैक्शन होता है, चीजें होती है जो इजीली अवेलेबल होती है। मुझे इमीडिएटली सेशन में कभी स्विंग लगता है, कभी बॉल एक्सरसाइज लगती है, कभी कोई टेक्सचर्स देने के लिए लगता है। हाँ. ये सारी चीजें अवेलेबिलिटी के सेंटर पे ज्यादा फिजिकली होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑनलाइन की थेरेपी के बेनिफिट्स नहीं है, बट फिजिकल ज्यादा रिकमेंडेड रहेगा। ऑटिज्म के साथ बहुत सारी चीजें मिथ भी हैं, ऐड हो जाती है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो आप पेरेंट्स के द्वारा क्या ऐसा मिथ ज्यादा सुनती है कि और वो उसको करेक्ट करना आपका एक बन जाता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तो वो क्या होता है आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग? कई बार जैसे कि ये हो चुका है कि सर दर्द हुआ, गोली खा ली और सर दर्द ठीक हो गया। हाँ. ऑटिज्म में मेडिसिन का हमें सिर्फ सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि हार्मफुल बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए, हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल के लिए, ये एक सपोर्ट है। अदरवाइज थेरेपी ही रिकमेंडेड है टू चैनलाइज द फिजिकल एनर्जी, टू रिड्यूस द सेंसरी इश्यूज। ये कई बार पेरेंट को ऐसा लगता है कि मेडिसिन देने से शायद ठीक हो जाए, हाँ, बट ऐसा नहीं है। ये डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस भी बताया कि ये जस्ट एक सपोर्ट सिस्टम है ताकि हमें हेल्प हो थेरेपी में। आपने बहुत सारे केसेस हैंडल की होगी, तो कोई ऐसा जो हमारे दर्शकों को बता सके कि वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, एक स्थिति से दूसरी स्थिति पहुंचे हैं, बहुत बेटर हुए हैं, तो एग्जाम्पल देके हमें समझा सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे केसेस है जिनकी सक्सेस स्टोरी मैं बता सकती हूँ। एक 12 साल के पहले मेरे पास एक बच्ची थी, मैं शायद 12-15 साल पहले की बात है। आई वॉज प्रैक्टिसिंग इनिशियल स्टेज ऑफ माई प्रैक्टिस। एक बच्ची थी, बहुत रोती थी, डेवलपमेंटल डिले थी, बहुत रोती थी और उसको लेना वॉज चैलेंजिंग टास्क फॉर मी। उसको रोना कंट्रोल करने से लेके उसका मोटर माइलस्टोन, एक छोटा माइलस्टोन अचीव करना, और अभी जब उसकी मम्मा एकदम ग्रोन अप गर्ल के फोटो मुझे भेजती है तो इट्स बहुत ही वो अलग फीलिंग है हमारे लिए देखने के लिए। और मेरे पास एक बच्ची है अणमा करके, और इनका ये जब मेरे पास आए तो आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं था, कम्युनिकेशन जीरो था। फूड ईटिंग हैबिट्स, मतलब मुझे अभी भी याद है कि उसको फ्रूट्स नहीं खाए कभी उसने। तो एट द एंड ऑफ थेरेपी हमने स्टार्ट किया उसका ओरल ये करना, और देन शी स्टार्टेड ईटिंग फूड। सो एक बार उसके मम्मा ने मुझे वीडियो भेजा कि मैम अपने हाथ से सब कुछ खा रही है। तो ये सब देख के फिर पेरेंट्स अभी जब जिसका आई कांटेक्ट भी नहीं था, कम्युनिकेशन भी नहीं था, सिटिंग टॉलरेंस नहीं था, कमांड्स फॉलोइंग तक नहीं था, और अभी पेरेंट्स जब उनकी वीडियो भेजते कि वो स्कूल में स्पीच दे रहे हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सो इट्स अ विनिंग थिंग फॉर एंटायर टीम। हाँ, और पेरेंट्स के लिए भी सबसे ज्यादा वो मतलब चैलेंजिंग तो पूरा जर्नी रहा होता है, और ये छोटी सी एक्टिविटीज वो ऐसा करते हैं, वो खुशी जो देती है वो पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हमें लिटरली हम मोटिवेटेड, बीइंग अ थेरेपिस्ट हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो हमें मोटिवेशन इन बच्चों से मिलता है कि एक जब बच्चा आता है तो वो कौन सी स्टेज पे होता है, जब वो जाता है तो वो कौन सी स्टेज पे होता है। मेरे कई बच्चे 2 years में रिलीज होके अभी मेन स्ट्रीम में सब कुछ अच्छा कर रहा है। हाँ, तो मेरा छोटी छोटी जो चीजें हैं, छोटे छोटे उनके जो अचीवमेंट्स है, इट्स वेरी विनिंग। ये ऑटिज्म जिनको होता है बच्चे को, वो मेन स्ट्रीम में जो एक्टिविटीज के साथ जो कहते हैं कि मेन स्ट्रीम स्कूलिंग, तो उसमें जाने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। कई बच्चे हो जाते हैं, कई को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो सारे स्कूल्स में, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में आजकल सपोर्ट है, काउंसलर है। तो अगर कुछ सपोर्ट रहा तो हम
थेरेपेटिक वे में उनको कम्युनिकेट करके कि ये चीज़ क्या क्या करना चाहिए क्लास में, उसका सिटिंग टॉलरेंस बढ़ने के लिए, अटेंशन बढ़ने के लिए, ये सब दिया जाता है। और बच्चे जब जैसे यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपके से अवेयरनेस की जरूरत यहाँ पे लगेगी कि पेरेंट्स जब इस पे काम करते रहते हैं और जब हम पहली स्टेज पे जब रिकॉग्नाइज करते हैं कि बच्चे में कुछ है इशू, उस पे थेरेपी लेते हैं और फिर कुछ काम करते हैं, तो एक बनता है, काम बनता हुआ जाता है और बच्चा एक रिकवरी के फेज में आ जाता है। तो वो होता है, बहुत सारे केसेस को सॉल्व होती है। तो मैं वहां पे जानना चाहूंगी कि आप इस पे पेरेंट्स को अवेयर करें थोड़ा कि ये करना बहुत जरूरी है। यस डेफिनेटली। मैंने शायद पहले भी ये बोला है कि पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट कर लिया, खुद को प्रिपेयर करो कि अभी आगे क्या करना है और उसके ऊपर काम करते रहो। काम करते 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 हम एक स्टेज पे पहुंचेंगे जहां से ये सारे पेनफुल एपिसोड्स जाएंगे। देयर आर टाइम्स जहाँ ब्रेकडाउन होगा, बट वहां से हमें लिफ्ट करना है अपने आप को और आगे चलना है, क्योंकि हमारे बच्चे को हमारी जरूरत है। हाँ, वो ध्यान में रख के खुद को मोटिवेट करके डेफिनेटली। और माँ पेरेंट्स के सिवा जैसा कोई नहीं, पेरेंट्स ही इस पे जो कर सकते हैं कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक डाउट है मैम कि मैं क्लियर करना चाहूंगी कि बहुत सारे जब हम कुछ चीज से परेशान होते हैं, जैसे अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं गायनी के पास जाना पसंद करूंगी और जाते हैं, अगर कुछ तकलीफ है तो भी जाते हैं, नहीं है तो भी हम रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं। बच्चे में कुछ है, वैक्सीन है, नॉर्मल चेकअप का डेट आता है, हम जाते हैं, पीडियाट्रिशियन से मिलते हैं। तो ऐसा क्या सुविधा अवेलेबल नहीं हो सकता है कि हर सेंटर में, स्वास्थ्य केंद्र में हम एक चाइल्ड डेवलपमेंट थेरेपिस्ट को अपॉइंट किया जाए, या फिर वहाँ पे होते हैं क्या? मुझे जहाँ तक पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट थेरेपिस्ट नहीं होते हैं। तो ये कहीं लैकिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में जब 2.5 साल 3 साल के बच्चे हो जाते हैं तब ये चीज को नोटिस किया जाना शुरू होता है, और ये अर्ली साइन आपको 12 मंथ से 18 मंथ में दिखना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम तो हम पीडियाट्रिशियन से मिल रहे होते हैं, तो उस समय हम अगर चाइल्ड डेवलपमेंट थेरेपिस्ट से रेगुलर बेसिस पे मिले, वन टाइम ही मिले, वो कुछ नोटिस किया कि आप इसको एक बार ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या चाइल्ड डेवलपमेंट थेरेपिस्ट से मिलें और वो सजेस्ट जो भी करे वो कर पाए, तो क्या ये सही नहीं होगा? यस डेफिनेटली, अवेयरनेस डेफिनेटली इससे बढ़ेगा। हर स्कूल में कोई प्रोफेशनल्स रहा, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर कई स्कूल्स में अपॉइंट होते हैं या कोई सेंटर में, तो जब हमें कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो डेफिनेटली हम कोई डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से, सारे पेरेंट के सजेशन, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से मिले, चाहे वो स्पेक्ट्रम पे हो या ना हो, एक बार मिले, अपनी क्वेरी जो भी डाउट्स है वो क्लियर करे। और डेफिनेटली सारे जगह पे कोई हेल्पफुल प्रोफेशनल रहेगा तो हम अर्ली इंटरवेंशन, मतलब अर्ली बच्चों को डायग्नोस करके एंड देन इमीडिएटली वी कैन गेट द डिजायर्ड रीजन, बच्चे को इनसे बाहर निकाल सकते। जी बिल्कुल, हर बच्चा अलग होता है, तो ऐसा क्या गोल्डन रूल हो जो बच्चों पे अप्लाई किया जा सकता है? एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम जानना चाहेंगे। जैसे हमारा है कि प्लेफुल, बच्चों का ऑक्यूपेशन है प्ले। हम प्लेफुल मैनर में जितना उनको सिखा सकते हैं, जितना वो अर्ज, बात करने का अर्ज, कुछ परफॉर्म करने का अर्ज वो क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज द गोल्डन रूल। जितना हम उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट्स को भी यही होगी कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ। तो जब हम ऐसे काम करेंगे तो हमें बच्चे अच्छे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि वो हैप्पी रहे, राइट? तो जितना हम उनके साथ उनके तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, उतना हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन के रूप में लेना चाहूंगी कि बहुत सारे पेरेंट्स को इंक्वायरी होगी, तो आपसे हम कहाँ मिले?
पेरेंट्स कहाँ मिले, कैसे कांटेक्ट करें, तो उसकी डिटेल्स हमें दे दीजिए। मेरा सेंटर है गंधर्व गैलेक्सिया कॉम्प्लेक्स में, मुंडवा ब्रिज के पास। गूगल, सब पेरेंट्स गूगल करके ही आते हैं, तो गूगल पे सारी डिटेल्स है मेरे स्प्राउट क्लिनिक की, स्प्राउट पेडियाट्रिक थेरेपी सेंटर की। वहीं पे कांटेक्ट है, वहां से आप कॉल करके कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करके यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको इस सेशन से, इस एपिसोड से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और आप कुछ भी ऐसे डाउट फील कर रहे हैं अपने बच्चे को लेकर, तो आप एक चाइल्ड डेवलपमेंट थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे से पेरेंट को काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, और हर एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करते हैं ताकि एक बच्चा रिकवरी अच्छा से करे। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको जानकारी मिली होगी। और मेरा पर्सनली इसमें ये बोलना होगा कि हर एक सेंटर में अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट थेरेपिस्ट को रख सकते हैं, पॉसिबल हो सकता है तो रखें, क्योंकि ये ऑटिज्म, चाइल्ड डेवलपमेंट डिले और ADHD के केसेस हर दिन बढ़ती जा रही है, और ये केसेस इतने ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं जिसके कारण पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, और बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हमें इस क्षेत्र में भी बहुत काम करना होगा, और उम्मीद है कि आगे के दिनों में ऐसा कुछ हो पाएगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।